क्या आपके पास CSIR का JRF एग्ज़ाम, जो UGC CSIR जॉइंट JRF एग्ज़ामिनेशन होता है, आपने क्वालिफाई कर लिया है या आप JRF एक्टिवेट करवाने वाले हो? तो यार ध्यान से सुन लो, CSIR ने अपनी JRF और SRF की गाइडलाइंस रिवाइज कर दी हैं, चीज़ों को और टफ कर दिया है। तो ऐसा ना हो कि आपकी फेलोशिप टर्मिनेट हो जाए जब आप PhD में एडमिशन लें। तो गाइडलाइंस को ध्यान से सुनिए, CSIR की रिवाइज गाइडलाइन। तो ये है CSIR HRDG की वेबसाइट और आप इस पे देख रहे हो 1 मार्च से जो गाइडलाइंस चेंज हुई हैं रिवाइज JRF थ्रू CSIR UGC नेट। अब इसके अंदर क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट की है जो आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज प्रॉब्लम में फंस जाओगे, PhD पे फोकस नहीं कर पाओगे, सिर्फ फेलोशिप पे ही दिमाग जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसीलिए मेन पॉइंट्स कवर करता हूँ। उसके बाद अगर कुछ भी डाउट हो तो ज़रूर पूछ लेना, अगर आपने ये एक्टिवेट करा ली है या करा चुके हो। देखो, जर्नल जो पॉइंट्स हैं वो सेम हैं, कुछ भी ऐसा चेंज नहीं हुआ है कि ये फेलोशिप किसी भी यूनिवर्सिटी, IIT, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, गवर्नमेंट रिसर्च एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूट, CSIR, R&D एस्टैब्लिश, रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, कहीं पे भी एप्लीकेबल है इंडिया में सिर्फ। ओके, सो ये बेसिक चीज़ है। सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च की बात करें तो ये CSIR की लेबोरेटरीज एंड नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं जो रिवाइज्ड हुई हैं यार, बाकी चीज़ें तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। देखो, ये बोल्ड में आप लाइन देखो, द कैंडिडेट विद द बैचलर्स डिग्री वेदर साइंस। क्यों ये बोल रहे हैं? बिकॉज अभी बैचलर्स वाले भी PhD में एडमिशन ले रहे हैं एज पर द UGC रिवाइज गाइडलाइन। तो जो बैचलर्स वाले हैं वो भी JRF लेने के बाद या तो डायरेक्ट इंटीग्रेटेड PhD वाले कोर्स में जाएंगे या फिर सीधे के सीधे BSD में ज्वाइन करेंगे विदाउट डूइंग द मास्टर्स। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप बैचलर्स के बाद PhD कर रहे हो या मास्टर्स के बाद PhD कर रहे हो। तो अगर आप बैचलर्स के बात कर रहे हो तो ये पॉइंट को ध्यान से सुनो। द कैंडिडेट विद बैचलर्स डिग्री वेदर साइंस, इंजीनियरिंग और एनी अदर डिसिप्लिन, कोई भी डिसिप्लिन के हो आप, will be eligible for fellowship only after getting registered for PhD or integrated PhD program within a validity period of JRF certificate। आपके JRF की सर्टिफिकेट की वैल्यू होती है 2 साल। तो अगर आप इन 2 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन ले लेते हो देन ओनली यू विल बी एलिजिबल टू गेट द फेलोशिप, अदरवाइज नहीं मिलने वाली आपको। तो ध्यान रहिए, विद इन 2 years। गॉट इट? एप्लीकेशन प्रोसेस वही है, ऑनलाइन फॉर्म आते हैं, साल में 2 बार आपको एग्जामिनेशन देना है और क्लियर करते हैं तो CSIR या फिर UGC की JRF आपको मिलती है। एज लिमिट भी चेंज नहीं हुई है, 28 years अगर आप JRF लेना चाहते हो। बट अगर CSIR का नेट लेना चाह रहे हो तो उसकी कोई एज लिमिट नहीं है। 5 साल रिलैक्सेशन है किसको? ST, ST और दिव्यांग एंड फीमेल कैंडिडेट, याद रहिए। तो फीमेल कैंडिडेट अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो उनका 28 + 5 years, बट अगर वो OBC नॉन क्रीमी लेयर से हैं तो 38 + 3 years, नॉट द फीमेल, अदर कैंडिडेट्स। सिलेक्शन प्रोसीजर की मैं बात ही नहीं करता हूँ, आप लोग एक्सपर्ट हो। एग्जामिनेशन देना होगा इन सब्जेक्ट्स में, उसके बाद MCQ आते हैं, निगेटिव मार्किंग होती है और आप अप्लाई करके ख़त्म कर देते हो। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है उसको ध्यान से सुनो। PhD रजिस्ट्रेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ फेलोशिप। तो कैंडिडेट्स विद बैचलर्स डिग्री, मैंने बता दिया 2 साल के अंदर उनको रजिस्ट्रेशन लेना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द फेलोशिप विल स्टैंड टर्मिनेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ PhD वाइवा वॉइस। अब इसका मैं बहुत ही बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट में एक लाइन बता देता हूँ। जब आप PhD में एडमिशन लेते हैं तो फिर आप जब पूरा PhD ख़त्म कर लेते हैं तो आप थीसिस सबमिट करते हैं। तो जनरली जो दूसरी फेलोशिप्स होती हैं वो जब आप सबमिशन कर देते हैं तो वो फेलोशिप मिलना बंद हो जाती है, आपको उसके बाद कोई भी पैसा नहीं मिलता। और सबमिशन के बाद जब वो थीसिस रिव्यू के लिए जाती है तो रिव्यू के पॉइंट्स आते हैं कमेटी से, फिर यूनिवर्सिटी उसको देखती है,
फिर एक्सटर्नल एग्जामिनर को कॉल करती है फॉर फाइनल इंटरव्यू, फिर आपका फाइनल वाइवा होता है। तो इस प्रोसीजर में ना बहुत टाइम लगता है। इट वेरी फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, हो सकता है 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने। तो ये जो फेलोशिप है ये आपके फाइनल वाइवा वॉइस तक चलेगी। इज इट गुड? यस, इट इज़ वेरी गुड पॉइंट। ये मेरे पास भी यही एसआरएफ थी और मैंने तब तक वो फेलोशिप ली जब तक मेरा वाइवा नहीं हो गया। तो मेरे लिए टेंशन फ्री होके मुझे फेलोशिप मिलती रहेगी। चलिए अब जो इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं, ये पूरी कहानी जो CSIR ने की है वो क्यों की है अब मैं आपको बताता हूँ। See, if the fellow is registered in PhD within the stipulated period of 2 years and the progress is satisfactory, 2 पॉइंट इन्होंने डिवाइड किए, if the progress is satisfactory and if the progress is not satisfactory। अगर progress satisfactory है तो वहाँ से इंटरनल डिपार्टमेंट कमिटी से आपका DRC से रिकमेंड होके आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जाएगी और वो प्रोग्रेस रिपोर्ट एक्सटर्नल कमिटी CSIR में इवेलुएट करेगी। अगर सब कुछ ठीक होगा देन दे विल अपग्रेड टू JRF, जहाँ पे आपका पैसा हो जाएगा 35,000 फॉर द थर्ड सब्सिक्वेंट ईयर्स। बट इफ द प्रोग्रेस इज सेटिस्फैक्ट्री, नाउ इसको हल्के में मत लीजिए, अभी मैं नीचे जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ इफ द प्रोग्रेस इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, तो प्रोग्रेस अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो आपकी JRF कंटिन्यू रहेगी, SRF में कन्वर्ट नहीं होने वाली, बिकॉज अब बहुत स्ट्रिक्ट रूल होने वाले हैं। वो लोग आपका हर 6 महीने में प्रोग्रेस रिपोर्ट देखेंगे और वो भी एज पर रूल्स होना चाहिए। रिकमेंडेशन नहीं होगा तो आपका अपग्रेडेशन नहीं होगा। ये देखिए, द प्रोग्रेस ऑफ रिसर्च फॉर द JS विल बी असिस्ट अगेन बाय डूली कंसिस्टेड 3-member असेसमेंट कमिटी एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, और are strongly advised to complete the assessment and submit the report on timely basis। अगर रिपोर्ट भी डिले हुई तो हर 6 महीने पे देखिए, ड्यूरिंग दिस पीरियड 6 month he or she will getting the fellowship of JRF subject to the submission of online attendance certificate by the host institute। आपको हर चीज़ अब भेजनी पड़ेगी। 6 month पे आप प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं पहुंचती है तो वो उसको रोक लेंगे, रिलीज नहीं करने वाले। एंड इफ द फेलो इज नॉट रजिस्टर्ड विद इन द स्टैपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम, आप अगर 2 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं ले पाओगे तब भी ये कैंसिल हो जाएगी और SRF में अपग्रेड नहीं होगी। लेट से आप 2 साल में PhD में रजिस्ट्रेशन नहीं ले पाते हो तो होगा क्या, जब आप रजिस्ट्रेशन लोगे तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा बट आपकी JRF ही चलेगी, SRF कन्वर्ट नहीं होगी। फिर उस अपग्रेडेशन के लिए प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी जाएगी और बहुत सारी मीटिंग होंगी, बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, अब ये देखिए, ड्यूरिंग द 6 month फेलोशिप में कंटिन्यू पेंडिंग द सबमिशन ऑफ द requisite report after 6 months, if the confirmation of receipt of the report is not received on the portal, the fellowship to all such fellow will not be released। Are you getting my point? यानी CSIR अब बहुत टफ करता जा रहा है अपने पॉइंट्स को। प्रोग्रेस रिपोर्ट का भी मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ, शायद आप देख के थोड़ा सा डर जाओगे। ये देखिए, जो एनेक्सर है परफॉर्मा फॉर एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट, नेम, ईमेल, चलिए ये सब तो छोड़ दीजिए, टॉपिक ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव, पीरियड, नंबर ऑफ डेज ऑन लीव, आप कितने दिन छुट्टी पे थे, चलिए इसको भी छोड़िए। समरी देनी है 300 वर्ड में, प्लान ऑफ वर्क फॉर द नेक्स्ट ईयर, रिसर्च पेपर पब्लिश्ड और एक्सेप्टेड। ये पॉइंट अब देखा जाएगा, भूलिएगा मत इसको। ये सारी चीज़ें आपको फॉरवर्ड करके भेजनी होती हैं। नॉन कंप्लायंस कुछ भी मिला एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर, कुछ भी आपने गलती से लिख दिया कि मैंने पेपर पब्लिश किया और वो नहीं मिला तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। दोनों मिला के 5 साल से ऊपर नहीं होगी, वो आपको पहले भी पता था और अभी भी सेम है। EMR के थ्रू ये फेलोशिप रिलीज़ होती है, पोर्टल पे मंथली आती है और 1 साल के बाद कंटिजेंसी ग्रांट आता है जो कि होता है 20,000 पर फेलो। मतलब मैं अगर हूँ तो मेरे को 20,000 मिलेगा 1 साल का, बट आपका प्रॉपर परफॉर्मा आएगा
जो क्लेम है रियम्बर्समेंट के, कंटिजेंसी ग्रांट के, वो आने चाहिए, तभी एंटरटेन होगा। इन्होंने प्रोग्रेस रिपोर्ट पे बहुत फोकस किया है, शैल मेंटेन द लेवल, वो लोग कभी भी चेक कर सकते हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट। फिर पब्लिकेशन और इवेंट है कि आपको वो करना पड़ेगा। ऑब्लिगेशन यही होते हैं कि आप कहीं काम नहीं कर सकते, किसी दूसरी जगह ज्वाइन नहीं कर सकते बिकॉज आप यहाँ काम कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, आप ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते। टेम्परेरी टीचिंग और रिसर्च जॉब आप तभी कर सकते हैं जब आपका कॉलेज और इंस्टीट्यूशन नो ऑब्जेक्शन देगा, वो भी सिर्फ अ टोटल ऑफ 1 ईयर इंक्लूडिंग JRF एंड SRF। गॉट इट। लीव 30 होती हैं, बेसिक है। ट्रांसफ़र ऑफ फेलोशिप, काफ़ी सारे लोग ये दिक्कत करते हैं कि कहीं भी एडमिशन लेके इसको एक्टिव करा लेते हैं, फिर सोचते हैं मैं 6 महीने के बाद ट्रांसफ़र कर दूंगा। ये नहीं होगी ट्रांसफ़र, मैं बता रहा हूँ। इन्होंने क्लियरली लिखा है शुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड ऑन ओनली, विल नॉट बी एंटरटेन्ड एक्सेप्ट ऑन कंप्लीशन कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस फॉर विच द फेलो और हिज गाइड। आपको अपने गाइड, जहाँ ज्वाइन करने वाले हो वो गाइड, सबका NOC और जस्टिफिकेशन चाहिए होगा। और जब तक वहाँ से कंफर्मेशन नहीं आता है ट्रांसफ़र का, आप ज्वाइन नहीं कर सकते, रिज़ाइन नहीं कर सकते, अदरवाइज़ फेलोशिप ख़त्म हो जाएगी। गॉट इट। तो ये बहुत ही टर्म्स हैं। मेडिकल बेनिफिट कुछ भी नहीं है, अकोमोडेशन HRA नहीं है, आप हॉस्टल में रहेंगे। उसके बाद आप जो अदर टर्म्स ये बेसिक हैं। सो दिस इज़ द रिवाइज्ड JRF guidelines which is effective from 1st of March 2023. So guys be careful, जहाँ भी PhD में एडमिशन ले रहे हो, गाइडलाइंस फॉलो करना, उसके साथ अपना PhD भी ख़त्म करना, बट इसको ज़रूर फॉलो करना बिकॉज ये डिले होगा तो सब डिले हो जाएगा, दिमाग नहीं काम करता है किसी भी हालत में। So thank you so much for watching the video. Do not forget to subscribe the channel and hit the like button. गाइडलाइंस से रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा, जस्ट टेक्स्ट मी, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, डिस्कस कर लेते हैं। एडमिशन लेने से पहले बहुत ध्यान से एडमिशन लेना, जहाँ भी एक्टिवेट कराओ। थैंक यू सो मच।